हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस चैप्टर में हमें बायोटेक का दो एप्लीकेशन पढ़ना है। एक तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर और दूसरा इन मेडिसिन। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में पहला पढ़ लिए थे बीटी कॉटन के बारे में। आज दूसरा टॉपिक है टोबैको। देखिए, एक निमेटोड है। इस निमेटोड का नाम है मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया। मिलोइडी गाइन इन कॉग्निशिया, ये नाम आपको याद करना है। मिलोइडी गाइन इन कॉग्निशिया, ये एक निमेटोड है। निमेटोड किसे कहते हैं? एस्केलमिंथिस के जो मेंबर होते हैं उन्हें कहते हैं निमेटोड। तो ये एक निमेटोड है, पैथोजेनिक निमेटोड है। और ये जो मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया है ना बेटा, दिस इनफेक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। और वहाँ पर एक बीमारी कॉज करती है जिसे कहते हैं रूट नॉट डिसीज। रूट नॉट डिसीज, ठीक है। और ये बहुत ही छोटी होती है, मतलब आप ऐसा समझिए कि वाटर की एक ड्रॉप में करीब 10,000 मिलेडोगाइन हो सकते हैं, है ना बेटा। तो मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया इज द टाइप ऑफ निमेटोड जो कि इन्फेक्ट करती है रूट ऑफ टोबैको प्लांट, और उससे बीमारी का नाम क्या है? रूट नॉट डिसीज ऑफ टोबैको। रूट नॉट डिसीज ऑफ टोबैको। अब ये होता कैसे है, मतलब कोई भी बीमारी क्यों होती है? चलिए मैं बताता हूँ क्यों होती है। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो कोई सिम्टम आएगा, और कोई भी सिम्टम आता है तो उसके लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी सिम्टम आ रहा है आपको तो बॉडी में आपकी कोई प्रोटीन बन रही है जिसकी वजह से वो सिम्टम आ रहा है। तो अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई प्रोटीन ज़रूर बन रही है बेटा। तो अब क्या किया जाए? आपको पता है कि टोबैको का प्लांट जो है कितना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका हमारे लिए। बहुत सारी दवाएं बनती हैं और इससे टोबैको के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, सिगरेट बनाई जाती है, उसको पी के लोग बीमार करते होते हैं, फिर डॉक्टर्स इलाज करते हैं, है ना। खैर, तो ये इन्फेक्शन होता कैसे, इसको रोकना कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है और ये सेल है बेटा टोबैको की। टोबैको की जो रूट है ये उसकी एक सेल है। रूट सेल ऑफ टोबैको, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, पहले बीमारी कैसे कॉज होती है हम वो बता देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि जब मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया अटैक करती है, उसने इसको अटैक किया, खाया, अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई तो अपना जीन तो लेके आएगी ना, जीन तो बाहर छोड़ नहीं देगी। तो मान लीजिए ये है उसका जीन, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया का जीन है ये। अब ये जीन है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनेगा एमआरएनए। ध्यान से देखिएगा, ये रहा एमआरएनए। अच्छा, इस एमआरएनए में होगा फिर ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन के बाद बनेगा प्रोटीन। एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन गया, और जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना तो इस प्रोटीन की वजह से बीमारी हो गई, इस प्रोटीन की वजह से बीमारी लग गई प्लांट में। चलिए, इस तरीके से बीमारी फैलाती है इनकॉग्निशिया। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करें? हमने क्या किया ना बेटा, हमने इसमें डाल दिया निमेटोड स्पेसिफिक जीन। निमेटोड स्पेसिफिक जीन, मतलब निमेटोड का एक जीन इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा दिया। ये देखिए, ये उसका जीन ही है निमेटोड का, बाय डीएनए का सीक्वेंस, इसी पे वो जीन होगा। निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया इस रूट की सेल में। अब इस डीएनए को हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब इस डीएनए को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है
कि ये दोनों ही आरएनए बनाए। मान लीजिए एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसके ऊपर ऐसे सीक्वेंस लगे हुए हैं ए टी जी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा टी ए सी जी, और इनके बीच में बॉन्डिंग होगी डबल 3, ठीक, इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। तो ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन मतलब ये एक डीएनए है, और इस डीएनए को हमने इस रूट की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जब ये डीएनए अंदर आया तो इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये दोनों ही एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और आरएनए बनाते हैं। वैसे तो है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जब ये एक्सप्रेस करेगा बेटा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने, लेकिन बनता है इस केस में। तो देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जब आरएनए बनाएगा तो इसके आरएनए का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एक जगह टी, लेकिन टी तो होता नहीं है तो यू हो जाएगा, टी की जगह ए, जी की जगह सी और सी की जगह जी। ये एक आरएनए बन गया, ये एक आरएनए है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये भी आरएनए बनाएगा, आरएनए का एक्सटेंड बनाएगा। तो टी की जगह क्या होना चाहिए, ए, ये ए हो गया, ये ए है, एक जगह क्या होना टी, तो टी नहीं होगा यू होगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से बॉन्डिंग हो गई, तो ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा ना तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी, मतलब आरएनए को चुप करा दिया गया कि चुप हो जाओ, प्रोटीन मत बनाना। इसी प्रोसेस को कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी, या इसे को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए पूरा लिखते हैं इसको, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आरएनए को चुप करा दिया जाता है, और जब आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए, मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया एक पैथोजेनिक नेमेटोड है जो कि टोबैको के प्लांट में रूट नॉट डिसीज कॉज करती है, ठीक है। तो क्या किया गया, बायोटेक के थ्रू रूट की सेल में निमेटोड स्पेसिफिक जीन या डीएनए को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया कि दोनों ही स्ट्रैंड अपने आप को एक्सप्रेस करके आरएनए बनाए। अब जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा, कोई प्रोटीन बनेगी नहीं तो बीमारी होगी नहीं। सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। इसी प्रोसेस को कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी या आरएनए इंटरफेरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एग्रीकल्चर में सारा केस देख रहे हैं बेटा। अगला केस है गोल्डन राइस नंबर 3। गोल्डन राइस, आपको पता है कि एक तरीके का ट्रांसजेनिक राइस बनाया गया था, ये बासमती की वैरायटी है। ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ बासमती राइस। और पता है ये जो बासमती राइस है ये विटामिन ए एनरिच्ड है, मतलब इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन को ट्रीट भी करेगा जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस है। एनरिच्ड इन विटामिन ए, और ये नाइट ब्लाइंडनेस जिसको है, रतौंधी, ऐसा आदमी जिसको रतौंधी है या तो वो गाजर खाए या तो फिर ये
ट्रांसजेनिक बासमती राइस खाए, उसमें विटामिन ए है जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, तो उसको विटामिन ए मिल जाएगा, अलग से विटामिन ए लेने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो ये बेटा हम लोगों ने एग्रीकल्चर में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कि मेडिसिन में क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। चलिए, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो बहुत सारी दवाएं बायोटेक के थ्रू बनाई जा रही हैं। अब इंडिया में भी बहुत सारी चल रही हैं। वर्ल्ड वाइड पहले हम बात करते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड करीब करीब 30 ऐसी मेडिसिन्स हैं, 30 ऐसी मेडिसिन्स हैं जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जा चुका है। और उनमें से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 12 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको अप्रूवल मिल चुकी है और वो इंडिया में बेची जा रही हैं, है ना। तो वर्ल्ड वाइड बात करें तो 30 और इंडिया में कितनी हैं? 12। कुछ एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, क्लॉटिंग फैक्टर जानते हैं ना, हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, उनमें से अगर एक की भी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। इंटरफेरॉन, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, एग्जांपल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने लिख दिया कि आपके दिमाग में रहे थोड़ा। तो वर्ल्ड वाइड बात करें तो 30 मेडिसिन और इंडिया में करीब करीब 12 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको अप्रूवल दिया जा चुका है कि उनको इंडिया में बेचा जा सकता है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन जिसको बायोटेक के थ्रू बनाया गया है। अब इंसुलिन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग डायबिटीज़ के बारे में भी बात कर ले बेटा, कि डायबिटीज़ होता क्या है, कैसे होता है। देखिए, डायबिटीज़ 2 तरीके के होते हैं। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ आर 2 टाइप। एक को कहते हैं टाइप 1 और दूसरा आप लोग बता दीजिए टाइप 2। ठीक है, 2 तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है ना। तो IDDM और NIDDM। अब किसको इंसुलिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है? ये वाला NIDDM, कैन बी ट्रीटेड बाय इंसुलिन। इसको इंसुलिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन जो टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़ है बेटा, इसको जनरली इंसुलिन देके ठीक नहीं किया जा सकता। हो गई तो फिर हो ही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंसुलिन जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या प्रॉब्लम आती थी? देखिए, जब बायोटेक नहीं था, अभी इंसुलिन तो अभी बनाना शुरू किया गया ना 1983 में। उसके पहले जब इंसुलिन बायोटेक के थ्रू नहीं बनाई जा रही थी, तब कहाँ से आती थी? उस वक्त भी तो लोगों को डायबिटीज़ होता था। तो क्या करते थे बेटा, कैटल्स को मार के उनके पैंक्रियाज को निकाल लेते थे। पैंक्रियाज को निकालने के बाद उससे जो है इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू निकाल लिया और निकालने के बाद जिस पेशेंट को देना होता था, पेशेंट को जाके इंजेक्शन लगा देते थे। लेकिन इसके कुछ अपने घाटे भी थे, कुछ फ़ायदे तो थे तो कुछ घाटे भी थे इसके। प्रॉब्लम ये होती थी कि एक तो कैटल्स को मारना पड़ता था, उनको मारो। दूसरी चीज़, जो इंसुलिन आप निकाल रहे हैं वो उस रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिलती थी जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तीसरी चीज़, कुछ पर्सन ऐसे थे जिनको की एलर्जी हो जाती थी। भाई ये एनिमल प्रोडक्ट है ना, आप किसी एनिमल से निकाल रहे हो और इंसान को लगा रहे हो, तो कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है एक कंपनी है एली लिली, 1983 में उसने काम शुरू किया था और उसने सबसे पहले
जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया था, जिसको हम लोग ह्यूमुलिन कहते हैं, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं था तब आखिर काम कैसे होता था। तो अब पहले तो ये जान लिया जाए कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता कैसे है, पहले ये देखा जाए। चलो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, ये हमारी एक सेल है। कौन सी सेल? इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में कौन? बीटा सेल। तो हम इसको लिख देते हैं बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। अब ये बीटा सेल है जिसके न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए भी होगा। ये मान लीजिए डीएनए है उसका। कितना लंबा डीएनए होगा इसके अंदर? 2.2 मीटर डीएनए होगा, 2.2 मीटर डीएनए। अब ये डीएनए है तो इसके ऊपर इंसुलिन जीन भी होगा। मान लीजिए ये इतना पार्ट हमारा इंसुलिन जीन वाला है, ये इतना इंसुलिन जीन है हमारा, ये, ठीक है ना। यही इतना पार्ट है डीएनए का जो कि इंसुलिन बनाता है। कैसे बनाता है देख लीजिए। जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो सबसे पहले बनाता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में होता है मैचुरेशन, एंड आफ्टर दैट एक्टिव इंसुलिन इज फॉर्म्ड। एक्टिव इंसुलिन बन के तैयार हो जाता है। और देखते हैं कि प्रो इंसुलिन और एक्टिव इंसुलिन में फ़र्क क्या है। देखिए प्रो इंसुलिन में ये एक चेन है, ठीक है, ये दूसरी चेन है प्रो इंसुलिन की। मान लीजिए ये चेन ए है और ये चेन बी है। यह है चेन ए, चेन बी, और इसमें एक और चेन होती है जो कि जुड़ी होती है ऐसे, चेन सी। ऐसे ना बनाएं, थोड़ा अच्छा सा बना दें। ये इसमें एक और चेन जुड़ी हुई है जिसको हमने कहा है सी पेप्टाइड या सी चेन, ठीक है ना बेटा। यह है इमैच्योर या प्रो इंसुलिन। जब हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन बनती है फिर उसका होता है मैचुरेशन, और मैचुरेशन के बाद यह है चेन ए, यह है चेन बी, और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे जोड़ दिया जाता है। अब ये एक्टिव हो गया, यह है एक्टिव इंसुलिन। और अलग कौन हो गया? सी पेप्टाइड अलग हो गया, है ना। ये है सी पेप्टाइड, ये अलग हो गया। तो हमारी बॉडी को तो पता है कि इमैच्योर प्रोटीन को, प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में चेंज करने के लिए क्या करना है, हमारी सेल को पता है, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर इस तरीके से मैचुरेशन हो जाता है और अमीनो एसिड, ये इंसुलिन बन के तैयार हो गया। क्या आप जानते हैं इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड पाया जाता है। ये खूब पूछा जाता है। अब अगर हम अलग अलग बात करें कि ए चेन में कितना अमीनो एसिड और बी चेन में कितना अमीनो एसिड, बेटा तो बता पाओगे? वैसे ये बताने की, ये जानने की ज़रूरत तो है नहीं आपको। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, ज़रूरत नहीं उतना जानने की। खाली इतना जानिए कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी को तो पता है इंसुलिन बना लेगी वो। एली लिली कंपनी ने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया। बहुत सारे लोग लगे हुए थे इस चक्कर में कि हम पहले इंसुलिन बना लें, हम पहले इंसुलिन बना लें, क्योंकि जो पहले बनाता उसको उसका पेटेंट मिलता और फिर वो दुनिया भर में बेच बेच के जो है पैसे कमाता। तो देखो किया क्या गया ना बेटा। मान लीजिए ये है इंसुलिन जीन, दिस इज इंसुलिन जीन, और ये है बैक्टीरिया। मान लीजिए दिस इज ई कोलाई, है ना। तो हमने इस इंसुलिन जीन को कहाँ भेज दिया? इस बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया, ई कोलाई के अंदर। अब जब हमने इसको ई कोलाई के अंदर भेज दिया तो इसने बनाया प्रो इंसुलिन। क्या बनाया? प्रो इंसुलिन। लेकिन इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करना है ये इस बैक्टीरिया को थोड़ी आता था भाई। इसने अपना काम तो कर दिया।
इसने इस जीन को एक्सप्रेस करा दिया, इसका कल्चर। भाई पूरी बायोटेक्नोलॉजी वाली वैसी प्रोसेस रखेंगे हम कि इंसुलिन जीन है, उसको प्लाज्मिड में से जोड़ेंगे, प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद आरडीएनए बनाएंगे और उस आरडीएनए को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ई कोलाई के अंदर। फिर ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा, मतलब इंसुलिन बनाएगा। इसने प्रो इंसुलिन बना दिया, इसने अपना काम कर दिया। लेकिन अब ये प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे चेंज किया जाए ये इस बैक्टीरिया को नहीं पता, ये तो हमारी सेल को पता था। तो बहुत सारी पूरी दुनिया के लोग परेशान हुए, लोग अपना काम कर रहे थे, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंपनी के काम पर लगे हुए थे। तब एक कंपनी आई, एली लिली फार्मास्यूटिकल। बेटा 1983 की बात है ये, है ना। देखिए क्या हुआ, ये बात है 1983 की। एली लिली फार्मास्यूटिकल्स एंड अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी है। इसने ये सोचा कि भाई इंसुलिन क्या है, प्रोटीन, एक हार्मोन है और ऐसा हार्मोन है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का है। तो अगर प्रोटीन है तो उसका कोई अपना अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा और उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बनाने के लिए कोई ना कोई कोडॉन होंगे। क्यों ना उस कोडॉन का स्टैंड बना लिया जाए, डीएनए स्टैंड अलग अलग बनाया जाए। तो देखो इन्होंने जैसे मान लीजिए ये ए चेन है, ये है ए चेन, इंसुलिन की ए चेन है। तो इस ए चेन को बनाने, इस ए चेन पे ये सब अमीनो एसिड लगे हुए हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं। तो इस अमीनो एसिड के लिए कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगा ही होगा। तो ए चेन के लिए बनाया गया डीएनए सीक्वेंस लैब के अंदर, लैब के अंदर ए चेन के लिए डीएनए सीक्वेंस बनाया गया, ठीक है ना। ये को बना लिया गया लैब के अंदर, डीएनए सीक्वेंस फॉर ए चेन। ऐसा यहाँ पर भी किया गया। मान लीजिए ये है बी चेन, बी चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो इस बी चेन के लिए भी कोई ना कोई सीक्वेंस होगा डीएनए का, उसको बनाया गया। ये देखिए ये डीएनए बनाया गया किसके लिए, डीएनए सीक्वेंस फॉर बी चेन, डीएनए सीक्वेंस फॉर बी चेन। अलग अलग दोनों चेन के लिए सीक्वेंस को बनाया गया। अब क्या किया गया, अब इन्होंने दिमाग ये लगाया कि इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। कहाँ, आरडीएनए बनाया गया इसका और इसको ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ये देखिए एक ई कोलाई के अंदर ए चेन वाला डीएनए सीक्वेंस डाला गया और दूसरे ई कोलाई के अंदर ये भी एक ई कोलाई है, इस ई कोलाई के अंदर बी चेन वाला सीक्वेंस डाला गया। ये देखिए बी चेन वाला सीक्वेंस डाला गया। अब उसके बाद जब इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो इसने इंसुलिन की बी चेन बनाई, इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो इसने इंसुलिन की ए चेन बनाई और बाद में इन दोनों ए और बी चेन को डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। यहाँ से पहले इनको बाहर निकाला गया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की गई। तो मान लीजिए ये ए चेन है, ये आपका बी चेन है और बाद में बाहर निकालकर इन दोनों को डबल डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। अब ये हो गया एक्टिव इंसुलिन। मतलब यहाँ पर प्रो इंसुलिन बनाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया कंपनी ने कि प्रो इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं हम। हमने क्या किया, सिंपल जो अमीनो एसिड की चेन थी उस ए चेन के लिए हमने डीएनए का सीक्वेंस बनाया, बी चेन के लिए डीएनए का सीक्वेंस बनाया और उसको अलग अलग कल्चर करा दिया बैक्टीरिया के अंदर डाल के। अब उसके अंदर उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हमने प्रोडक्ट को अलग किया, इनको अलग बायोरिएक्टर में ग्रो कराया गया, इनको अलग बायोरिएक्टर में ग्रो कराया गया, अलग किया गया, प्रोडक्ट को निकाला गया। प्रोडक्ट निकालने के बाद
बाहर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, काम ही खत्म हो गया। प्रो इंसुलिन बनना ही नहीं है, क्योंकि हमारी सेल को पता था कि प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको तो पता नहीं था, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया। और इस तरीके से वर्ल्ड में सबसे पहले एली लिली ने जो है एक्टिव इंसुलिन को बनाया और फिर धड़ाधड़ बेचना शुरू किया, खूब पैसे कमाए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है सिंथेटिक इंसुलिन के लिए। और जो सिंथेटिक इंसुलिन होता है ना, जिसको लैब में बनाया जाता है, उसे कहते हैं ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन मतलब सिंथेटिक इंसुलिन को कहा जाता है ह्यूम्यूलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, हमने पढ़ा कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। इसमें पहला हम लोगों ने पढ़ लिया इंसुलिन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ना हम लोग को जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, अब ये क्या होती है, जीन थेरेपी होता क्या है भाई, इसको समझ लिया जाए थोड़ा सा। सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई एबनॉर्मल जीन है उसको हटा के नॉर्मल जीन को लगा दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। मतलब एबनॉर्मल जीन इज रिप्लेस बाय द नॉर्मल जीन, सिंपल। एबनॉर्मल जीन, abnormal gene is replaced by normal gene, that is called gene therapy। इसी को हम बेटा जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब ये सबसे पहले बात है 1990 की, कि एक 4 साल की लड़की थी, उसमें एक जीन थेरेपी किया गया था। उसको एक बीमारी थी SCID, वही हम लोग अभी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल किया गया, बात है 1990 की। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किसका, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जिसको एक बीमारी थी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, शॉर्ट फॉर्म में SCID। खूब पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, बहुत आता है बेटा ये SCID। देखो इसमें होता क्या है, पहले बात करते हैं एड्स की। एड्स का भी नाम कुछ ऐसा ही है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाना। एड्स में क्या होता था, जो टी लिम्फोसाइट्स है, हेल्पर टी सेल्स, एड्स वायरस उनको मार देते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन दोनों को मार दिया जाता है, बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट। भाई लिम्फोसाइट 2 तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो इस बीमारी में क्या होता है, वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं या उनकी कमी हो जाती है। तो हुआ क्या, इसमें लिखते हैं SCID में बेटा हुआ क्या, डिफिशियंसी ऑफ B and T lymphocyte, B and T lymphocyte दोनों का, तभी तो कह रहे हैं कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, कंबाइंड दोनों का इम्यूनो डिफिशियंसी। ये बी और टी लिम्फोसाइट, देखो ये क्या करते हैं ना बेटा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाते हैं एक तरह का एंजाइम, दे फॉर्म एन एंजाइम। ये एक एंजाइम बनाते हैं जिस एंजाइम का नाम है ADA। खूब पूछा जाता है ये ADA, फुल फॉर्म एडिनोसिन डाई एमिनेज, डाई नहीं डी, एडिनोसिन डी एमिनेज, डाई मत कह देना, एडिनोसिन डी एमिनेज। और ये जो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम है ना, दिस एंजाइम इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज़रूरी है, क्रूशियल फॉर द, सोचो किस लिए ज़रूरी होगा, वेरी क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है, फॉर द इम्यून सिस्टम फंक्शन, फॉर द इम्यून
सिस्टम फंक्शन। इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए ये एंजाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सोचिए अगर बी और टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी तो इस एंजाइम की भी कमी हो जाएगी, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब इसी को ठीक करना है तो यही है बेटा जीन थेरेपी। आज वो देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग इसमें कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ SCID, ट्रीटमेंट ऑफ SCID, ठीक है ना। क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग इसमें कर सकते हैं बेटा? पहला ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर देना। देखिए होता क्या है कि हमारी जो बोन मैरो है वहीं पे WBC RBC दोनों वहीं बनते हैं। तो अगर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। नई नई WBC बनेंगी तो नए नए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनेंगे, वो अपना प्रॉपर काम करते रहेंगे। लेकिन ये तरीका जो है ना, ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये टेम्प्रेरी है। क्योंकि भैया इनकी भी तो एक लाइफ होगी, कुछ समय के बाद ये भी तो ख़त्म हो जाएंगे। तो नॉट अ परमानेंट क्योर, ये टेम्परेरी क्योर है। दिस इज टेम्परेरी क्योर। कुछ समय के लिए तो सही हो सकता है आदमी, लेकिन परमानेंट करना है हमको काम। और जो दूसरा काम करते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, नंबर 2 इसको देखते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे कि किसी पर्सन में इंसुलिन की कमी हो गई तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया गया, काम चल रहा है। लेकिन क्या एक बार इंजेक्शन दे दिया होगा पूरी ज़िंदगी फिर वो खाता रहेगा मीठा? ऐसा नहीं हो सकता ना। उसको प्रॉपर इंटरवल पर जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब एंजाइम को तो मान लीजिए जिस बच्चे में इसकी कमी है उसको उस एंजाइम का इंजेक्शन दे दें, लेकिन इस एंजाइम की तो अपनी एक हाफ लाइफ होगी, ये भी तो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये परमानेंट क्योर हुआ? नहीं, ये भी परमानेंट क्योर नहीं हुआ, ये भी जो है टेम्परेरी क्योर है। दिस इज टेम्परेरी क्योर, टेम्परेरी क्योर। इसमें क्या करते हैं? इंजेक्शन ऑफ ADA एंजाइम टू पेशेंट। प्रॉपर इंटरवल पे जो है उसको एंजाइम का इंजेक्शन देना पड़ेगा। अच्छा, तो बताइए ज़रा इन दोनों में से कौन सी जीन थेरेपी है? कोई भी नहीं, इन दोनों में कोई भी जीन थेरेपी नहीं है। हमने जीन को कहाँ रिप्लेस किया है अभी? जब जीन को रिप्लेस करेंगे तब कहेंगे जीन थेरेपी। अब तीसरा हेडिंग पढ़ते हैं, नंबर 3, ये है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। ऐसे लिम्फोसाइट बना के इसकी बॉडी में डाल दिए जाएं जो कि बायोटेक के थ्रू बना हो। ठीक है, तो अब जीन थेरेपी पढ़ने वाले हैं। देखो हुआ क्या बेटा कि कोई पेशेंट है, मान लीजिए पेशेंट है, यह है पेशेंट, और इस पेशेंट के अंदर RBC WBC सब है। तो इस पेशेंट के अंदर से हमने लिम्फोसाइट निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया लिम्फोसाइट, ये इसके लिम्फोसाइट्स हैं मान लीजिए, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स। और इस लिम्फोसाइट के अंदर वो डिफेक्टिव जीन है, यही मान लीजिए वो जीन है, ये वो जीन है जो कि डिफेक्टिव जीन है, ये है ना भाई। इसके अंदर जितने भी लिम्फोसाइट होंगे उन सब में डिफेक्टिव जीन होगा। तो डिफेक्टिव जीन जो है वो एंजाइम बनाएगा नहीं। दिस इज डिफेक्टिव जीन फॉर ADA।
एडीए के लिए ये जीन डिफेक्टिव है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको कल्चर कर लें, खूब सारा बना लें। और बना लेते हैं, इसको हमने कल्चर कर लिया, लिम्फोसाइट निकाला और ये देखिए सभी लिम्फोसाइट को हमने कल्चर कर लिया। और जब इसको कल्चर करेंगे तो इन सबके न्यूक्लियस में वही डिफेक्टिव जीन ही तो होगा, क्यों बेटा, इन सबके पास वही डिफेक्टिव जीन होगा। ये देखिए ये डिफेक्टिव जीन है ना, इन सबके पास वो डिफेक्टिव जीन है जो कि कम एडीए बना रहा है या नहीं बना रहा है। अब हम इसकी जीन थेरेपी कर दें, मतलब ये कि जीन थेरेपी, डिफेक्टिव जीन की जगह बढ़िया वाला जीन डाल दें। तो देखो अगर डिफेक्टिव जीन की जगह हम बढ़िया वाला जीन डालेंगे तो अब इन सेल में हमने सारे जो है बढ़िया वाला जीन डाल दिया। ये देखो ये सारे जीन अब बढ़िया वाले जीन हैं, मतलब वो जीन हैं जो कि एडीए को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। इनको हम कह सकते हैं नॉर्मल जीन, दीज आर द नॉर्मल जीन। अब इस लिम्फोसाइट को वापस से उठा के इस पेशेंट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन पेशेंट बाय यूजिंग, क्या, अगर एनिमल सेल है तो हमने उसको बता भी चुके हैं एक बार, यूज़ करना पड़ेगा रेट्रोवायरस या एडिनोवायरस, बाय यूजिंग रेट्रोवायरस, बाय यूजिंग रेट्रोवायरस। अब जब बढ़िया वाला हमने लिम्फोसाइट पेशेंट के अंदर डाल दिया, अब उस पेशेंट के अंदर जब बढ़िया वाले लिम्फोसाइट चले गए तो वो एंजाइम बनाएंगे और SCID दूर हो जाएगी। क्यों जी नहीं, अरे भैया इसकी भी तो अपनी एक लाइफ साइकिल होगी, इस लिम्फोसाइट की RBC 120 दिन चलती है फिर ख़त्म हो जाती है स्प्लीन में जाके। उसी तरीके से इस लिम्फोसाइट की भी तो लाइफ स्पैन होगी, 1 वीक तक होती है, 1 से लेके 7 दिन तक। तो जब इसका लाइफ साइकिल पूरी होगी तो ये भी तो जाके ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये परमानेंट क्योर है? जीन थेरेपी तो है लेकिन क्या परमानेंट क्योर है? नहीं, ये भी टेम्परेरी क्योर है। दिस इज टेम्परेरी क्योर, टेम्परेरी क्योर। जीन थेरेपी तो है क्योंकि हमने जीन को सही कर दिया, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। अब परमानेंट क्योर के लिए क्या किया जाए भाई, ऐसा क्या किया जाए कि पेशेंट जो है वो परमानेंटली सही हो जाए? ये तभी हो सकता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमको पता चल जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है ना। तो जीन थेरेपी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। नंबर 4, जीन थेरेपी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, ये एक जाइगोट है, दिस इज जाइगोट। अब ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जीन होगा, ये वो जीन है लेकिन डिफेक्टिव जीन है, देखिए डिफेक्टिव जीन है। अब इस डिफेक्टिव जीन को हम ट्रीट करेंगे। मान लीजिए इसने एक सेल से 2 सेल बना लिया, 2 ब्लास्टोमेर बना लिए, तो दोनों में वो जीन जाएगा और ये दोनों ही डिफेक्टिव हैं। तो या तो 2 सेल स्टेज पे ट्रीट कर दें, या चलिए अगर 2 सेल स्टेज पे ट्रीट नहीं किए तो हम इसको 4 सेल स्टेज पे हम ला के ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर ला के ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ ट्रीट नहीं किए तो मारूला स्टेज में ला के ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, 4 सेल स्टेज पे ट्रीट करना ज़्यादा इजी होगा या 8 सेल स्टेज पे और 16 सेल स्टेज पे? 4 सेल वाले पे? या इससे बढ़िया है कि 2 सेल स्टेज पर ही हम इसको ट्रीट कर दें, ये ज़्यादा आसान होगा। तो यहीं पर इसको जो है इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी जीन। और जब हेल्दी जीन डाल देंगे तो इन सब में हेल्दी जीन आ जाएगा चारों में, और चारों में हेल्दी जीन आ जाएगा तो फिर जितनी भी सेल बनेंगे उस लड़की में या लड़के में, वो सारे के सारे के अंदर हेल्दी जीन होंगे और ये बीमारी उसको नहीं होगी। तो ये परमानेंट क्योर तो है, लेकिन तभी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए, दिस इज परमानेंट क्योर।
तो परमानेंट इलाज तभी हो सकता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाए कि भाई आने वाला बच्चा या बच्ची जो भी है उसको कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, तभी हम परमानेंटली इसको क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज परमानेंट क्योर नहीं है। टेम्प्रेरी क्योर तो खैर बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया रोल इन द मेडिसिन। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और कल के लेक्चर में बेटा जब मैं आऊँगा तो कोशिश करूँगा ये चैप्टर ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच।